नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूं प्रारूप समिति के बारे में और संविधान कब लागू हुआ था इसके बारे में। ये दोनों टॉपिक को समझाने के लिए मैं क्वेश्चन आंसर टेस्ट का सहारा लूँगा, जिससे आपको हर एक चीज़ मैं बता सकूं कि इस टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। और इस क्वेश्चन आंसर टेस्ट के सहारे मैं पूरे इस दोनों टॉपिक को अच्छे से समाप्त कर सकूं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी मैं क्वेश्चन बोलूँ तो आप क्वेश्चन सुनने के बाद ऑप्शन भी देख लेना। उसके बाद वीडियो पॉज करके आप मतलब अपने माइंड से खुद सोचना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। फिर इसके बाद प्ले करना, तब तक मैं आंसर बताऊंगा। आप उसको सुन के आप मैच करना कि नहीं सही है कि गलत है, और हर एक क्वेश्चन पे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का दूसरा और क्या नाम है। प्रारूप समिति का दूसरा और क्या नाम है। पहला ऑप्शन है झंडा समिति, दूसरा है संघ संचालन समिति, तीसरा है ड्राफ्टिंग कमेटी और चौथा है प्रांतीय समिति। तो आप इसका आंसर बताइए, तब तक मैं बता देता हूं दोस्तों। देखिए, इसका दूसरा नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप जो समिति है उसका दूसरा नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके साथ साथ मैं और भी बता दूं कि इसका और भी नाम है पांडुलेखन समिति, यानी इसको 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन? एक प्रारूप समिति खुद है, दूसरा ड्राफ्टिंग कमेटी, और तीसरा जो है वो है पांडुलेखन समिति। यानी हाथ से लिखे जाने के कारण इसको पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारूप समिति का गठन किसने किया था। एक बार फिर से क्वेश्चन, प्रारूप समिति का गठन किसने किया था। आप अच्छे से इसका आंसर देना दोस्तों क्वेश्चन को समझ के। इसमें पहला जो ऑप्शन है बी एन राव, दूसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों मैं इसका बताता हूँ, इसका ऑप्शन सी वाला सही है, यानी ए और बी दोनों। ए और बी दोनों का मतलब कौन? यानी बी एन राव यानी बेनिकल नरसिंह राव और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी इन दोनों ने मिलकर प्रारूप समिति का जो गठन है इसका किया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गठन की बात किया गया है, इसलिए बी एन राव और सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। अगर इन दोनों में से मतलब बस बी एन राव को देता है तो बी एन राव को ट्रिक करना, अगर ये सच्चिदानंद सिन्हा देता है दोनों देता है तो ए और बी दोनों करिएगा। अगर बी एन राव अगर नहीं देता है तो सच्चिदानंद सिन्हा अगर देता है तो सच्चिदानंद सिन्हा को ट्रिक करिएगा। ये ध्यान रखिएगा जब गठन के बारे में बात करेगा तब। आइए और भी बातें कर लेते हैं। ये जो बी एन राव थे दोस्तों ना, ये एक क्या थे, ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में कार्य किए थे। कब? 1952 में। 1952 में ये न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। इसके साथ साथ ये एक प्रशासनिक सेवा मतलब जो प्रशासनिक सेवा है उसके अधिकारी भी थे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बी एन राव के बारे में। इसके साथ साथ ये भी एक संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। इतनी बात ध्यान रखिएगा बी एन राव के बारे में। इसके साथ साथ जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ये जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यरत हुए थे। और ये क्या थे? सबसे बुजुर्ग सदस्यों में से एक थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। एक बार क्वेश्चन फिर से, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है इसमें बी एल मित्र, और चौथा ऑप्शन है टी टी कृष्णामाचारी। तो इसका दोस्तों सही जो आंसर है वो पहला है, यानी कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी जब देखो दोस्तों, जब भी क्वेश्चन पूछा था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन जब गठन की बात हो कि गठन किसने किया था, तो इसके ठीक ऊपर जो क्वेश्चन मैंने बताया था दूसरा वाला क्वेश्चन, तो गठन के बारे में पूछेगा तो बी एन राव और सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है इसमें 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 11। तो इसका कौन सा सही है आप जल्दी से बताइए।
तब तक मैं बता देता हूँ इसका सही जो ऑप्शन है वो तीसरा वाला है, यानी 7। यानी अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो प्रारूप समिति है अपनी, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर टोटल लोग 7 थे। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। तो यानी एक तो यही हो गए। अगर दूसरे की मैं बात करूं तो गोपाला स्वामी अय्यर थे, और तीसरे की बात करूँ इसके बाद तो अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर इसके बाद थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, फिर इसके बाद थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर इसके बाद थे टीटी कृष्णामाचारी। ये किसके स्थान पे आए थे? ये डीपी खेतान के स्थान पे आए थे। फिर इसके बाद आया जो लास्ट वाले हैं एन माधवराव, ये बीएल मित्र के स्थान पे आए थे। यानी अगर इन टोटल को देखा जाए तो ये 7 थे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारूप समिति के सदस्यों में से कौन से सदस्य साहित्यकार थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है बीएल मित्र, तीसरा ऑप्शन है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, और चौथा ऑप्शन है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो इसका सही उत्तर है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ये दोस्तों जो थे एक साहित्यकार थे। इसके साथ साथ ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के ये प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किए थे। ये चीज़ इतना ध्यान रखिएगा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारूप समिति के सदस्यों में से कौन से सदस्य प्रधानमंत्री पद पे कार्यरत थे? पहला ऑप्शन है इसमें बीएल मित्र, दूसरा ऑप्शन है इसमें गोपाला स्वामी अय्यर, तीसरा ऑप्शन है केएम मुंशी, और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? तब तक मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें जो सही है गोपाला स्वामी अय्यर। यानी ये क्या थे? ये पहले यानी मतलब अपना जो देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, यानी उससे पहले ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के ये पहले प्रधानमंत्री थे। इसके साथ साथ मैं और भी जानकारियाँ इंक्लूड करके बताता हूँ। ये तो हो गए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत। इसके पहले वाली वीडियो में ऊपर मैं बता चुका था आपको, यानी क्वेश्चन में, या जो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे वो एक साहित्यकार के रूप में कार्य किए थे। इसके साथ साथ देखा था अलादीन कृष्णा स्वामी जो अय्यर थे, ये एक एडवोकेट जनरल के रूप में कार्य किए थे। इसके साथ साथ देखा जाए तो जो डीपी खेतान है ये एक प्रसिद्ध वकील थे ये भी, और इसके साथ साथ बीएल मित्र को देखा जाए तो ये भी एक एडवोकेट जनरल थे। और इसके साथ जो सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे ये भी असम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, क्योंकि उस समय अपना देश मतलब अलग अलग खंडों के रूप में थे ना, इसलिए वो पे प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि असम, जम्मू कश्मीर और ये सब मतलब और भी कई सारे प्रांत जो थे उस समय सब अलग अलग थे। बाद में ये सब इंक्लूड होके एक भारत देश बना और उसका प्रधानमंत्री एक बना, लेकिन पहले ये प्रधानमंत्री के रूप में अलग अलग प्रांतों में कार्य किए थे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा हर एक चीज़ के बारे में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी को तैयार करने में कुल कितने दिन लगे थे? इसमें पहला ऑप्शन है 165 दिन, दूसरा ऑप्शन है 141 दिन, तीसरा ऑप्शन है इसमें 2 साल 11 महीना 17 दिन, और जो चौथा ऑप्शन है इसमें 44 दिन। तो इसका सही उत्तर आप बताइए खूब अच्छे से सोच समझकर। तब तक मैं बताता हूं दोस्तों, इसका जो दूसरा ऑप्शन है यानी 141 दिन। यानी जब भी पूछे क्वेश्चन में कि ड्राफ्टिंग कमेटी को तैयार करने में कितना दिन लगा था, तो 141 दिन इसको कंप्लीट करने में लगा था। यानी कुल टोटल 3 बार रीडिंग की गई थी दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर कभी पूछ दे कि प्रारूप समिति को कितनी बार रीडिंग की गई थी, तो 3 बार रीडिंग की गई थी। यानी 3 बार रीडिंग करने के बाद जब तीसरे बार जब फाइनल हुआ तो ये क्या किए 21 फरवरी 1948 को ये सबमिट कर दिए थे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये 141 यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। और इसके साथ साथ ऑप्शन ए में देखिए 165 दिन दिया है। ये 165 दिन जो है जो 11 सेशन मतलब 11 सेशन बैठे थे, उस 11 सेशन में उन टोटल दिनों को बताया जाता है कि 165 दिन। यानी कब से कब 9 दिसंबर 1946 से लेकर
26 नवंबर 1949 तक 11 सेशन टोटल हुए थे। उन 11 सेशनों में उन टोटल दिनों की संख्या अगर पूछता है तो 165 दिन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए एक ऑप्शन में है 2 साल 11 महीना और 17 दिन, यानी ये संविधान को पूरा तैयार होने में ये समय लगा था। और जो चौथा ऑप्शन है वो तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, इसलिए इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 22 जनवरी 1947, दूसरा ऑप्शन है 29 अगस्त 1947 और तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 और चौथा ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946। तो इसका सही उत्तर मैं तब तक बता देता हूँ। इसका जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो सही है। कब? 29 अगस्त 1947 को, यानी प्रारूप समिति का गठन हुआ था। यानी अपना देश जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसी में यानी उसी मंथ में आप देखेंगे तो 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति का मतलब गठन हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पूछा दिए क्वेश्चन में कभी भी कि मतलब समितियां बनना कब स्टार्ट हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा कि 22 जनवरी 1947 से समितियां बनना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो प्रारूप समिति है वो 29 अगस्त 1947 को मतलब इस तारीख को मतलब बनना स्टार्ट हुआ था। और ऐसा ही देखा जाए तो 22 जनवरी 1947 को जो मैंने अभी बताया, उस दिन से कमेटी बनना स्टार्ट हो गई थी। ऐसे ही करके बहुत सारी कमेटियां बनी, जैसे झंडा समिति, संघ संचालन समिति, प्रांतीय समिति, ऐसे करके बहुत सारी कमेटियां बनाई गई थी। लगभग 23 कमेटियां बनाई गई थी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? इसका पहला ऑप्शन है 64 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 63 करोड़ और तीसरा ऑप्शन है 63 लाख और जो चौथा ऑप्शन है वो है 65 लाख। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप सोच कर बताइए, तब तक मैं बता देता हूँ। इसका जो तीसरा ऑप्शन है 63 लाख। इतना ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में अगर ऐसे देता है 63 लाख तो आप इसी पे ट्रिक लगाइएगा। अगर 64 लाख देता है तो लगभग में 64 लाख देता है तो 64 लाख पे लगाइएगा। लेकिन इसका करेक्ट जो डाटा है वो वैसे तो देता नहीं है, 63 या 64 लाख में से ही देता है, लेकिन जो करेक्ट डाटा है वो है 63,96,729। एक बार फिर से 63,96,729 रुपये, यानी इतना रुपये खर्चा हुआ था। यानी कह सकते हैं लगभग 64 लाख रुपया। यानी ऑप्शन में 64 लाख दे दे तो वो भी सही है, 63 लाख दे दे तो वो भी सही है, या अगर करेक्ट डाटा दे दिया 63,96,729 रुपया तो ये भी सही है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान को कब स्वीकार किया गया था? संविधान को कब स्वीकार किया गया था? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है इसमें 26 जनवरी 1950 को, दूसरा ऑप्शन है इसमें 26 नवंबर 1949 को, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1930 को और जो चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1946 को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तब तक मैं बता देता हूं, आप पॉज करके देख लीजिएगा। इसका मैं बता देता हूं, इसका बी ऑप्शन सही है, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब स्वीकार करने की बात हो यानी या स्वीकृति करने की बात हो, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्ट करने की बात, यानी ये करने की बात होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और इस दिन कुल 16 अनुच्छेद यानी 16 अनुच्छेद को स्वीकृति दी गई थी। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि अर्ध रूप में लागू हुआ था, अर्ध रूप में, ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, अर्ध रूप में, उसी को कहते हैं स्वीकृति। अब वो अनुच्छेद कौन कौन से थे जल्दी से मैं बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। पहला मतलब अनुच्छेद था, यानी अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये अनुच्छेद थे। इसके बाद अनुच्छेद 60 यानी 60, फिर अनुच्छेद 324, फिर अनुच्छेद 366, 367, फिर 379, 380, 388, फिर 391, 392, 393, 394, यानी टोटल 16 अनुच्छेद उस समय उनकी स्वीकृति हुई थी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
इनको क्यों किया गया था कि देखिए दोस्तों, जो मैंने बताया कि 5, 6, 7, 8, 9 ये नागरिकता से संबंधित था, इसलिए इसको स्वीकार किया गया। क्योंकि ये जब उस समय इलेक्शन हुआ था, यानी 389 मेंबर यानी निर्वाचित किए गए थे, तो यानी उसको नागरिकता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको भी लिया गया था। इसी प्रकार देखा जाए तो जो 60वां अनुच्छेद है, यानी वो राष्ट्रपति के शपथ से संबंध है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इसलिए क्योंकि अगर ये संविधान के संवैधानिक तरीके से किया जा रहा था सब कुछ, इसलिए इस अनुच्छेद को भी लागू किया गया था। ऐसे ही क्योंकि निर्वाचन हुआ था तो 324 निर्वाचन से संबंधित है, तो 324 को भी मतलब एक्सेप्ट किया गया था। ऐसे ही सब क्रमवाइज करके हैं दोस्तों। जब मैं अनुच्छेद का वीडियो बनाऊंगा उसमें हर एक वीडियो मतलब अनुच्छेद के बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में यहाँ पे ध्यान रखिएगा टोटल 16 अनुच्छेदों को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। पहला ऑप्शन है इसमें 26 नवंबर 1949 को, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1929 को, और जो चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1948 को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? आप पॉज करके सोचिए, तब तक मैं बता देता हूँ। इसका दूसरा ऑप्शन सही है 26 जनवरी 1950 को। यानी जब लागू करने की बात आए तो अपने भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब मैं इसके साथ मूल चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए, जब संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 को ना, उस समय अगर भाग या अनुसूची या अनुच्छेद की बात करें ना, उस समय 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, या कुल कितनी अनुसूचियां थी, या कुल कितने अनुच्छेद थे। तो आप उसका दोस्तों उत्तर देना कि 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। यानी मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय, ठीक, यानी जब बाबा भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे राजेंद्र प्रसाद लोग बनाए थे तब। लेकिन अगर आज के वर्तमान के हिसाब से बात करूं, यानी सन 2020 के अनुसार बात करूं, तो आज अगर देखा जाए तो कम से कम अगर अनुच्छेद की बात करूं तो 470 अनुच्छेद से इस समय ऊपर चल रहा है, ठीक, और ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक, क्योंकि संशोधन पर संशोधन होता रहता है। लेकिन अगर भाग की बात करूं तो इस समय प्रेजेंट में भाग की बात करूं तो ये 25 भाग है। लेकिन अगर अनुसूचियों की बात करूं तो अनुसूचियां जो कुल हैं वो 12 अनुसूचियां हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आप सभी के पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। लाइक करेंगे तो इससे ये मुझे पता चलेगा कि नई वीडियो आपको पसंद है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत सारा वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। और जो लोग नए हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है मेरा कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रांत के सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रांत के सदस्य थे? पहला ऑप्शन है मद्रास, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है बॉम्बे, और जो चौथा ऑप्शन है वो था असम। तो इसके कौन सा ऑप्शन सही है तब तक मैं बता देता हूँ। इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही है, यानी बॉम्बे के ये सदस्य थे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये बॉम्बे के सदस्य थे, यानी ये निर्वाचित कहाँ से हुए थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जब जीते थे ना, तो एक स्थान था पश्चिम बंगाल में, उसका नाम था सुरकुलना नामक स्थान था, वहाँ से निर्वाचित हुए थे और वहाँ से ये जीत गए थे। लेकिन जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ था, यानी वहाँ से बांग्लादेश बन गया था, पूर्वी पाकिस्तान बन गया था, तो वो जो सुरकुलना नामक स्थान था वो बांग्लादेश में चला गया, तो इसलिए अपना भारत देश अलग हो गया। तो ये मतलब वहाँ से अब इनको तो हटना पड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो क्या किया गया, जो BN राव है यानी बेनिकल नरसिंह राव, इन्होंने एक लेटर लिखा बॉम्बे में उस समय प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, यानी विंस्टन चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो उनसे रिक्वेस्ट किया गया, यानी एक सीट खाली कराने के लिए बॉम्बे में। तो एक सीट खाली करवाई गई जिनका नाम था MR जैगर, यानी MR जैगर जी को हटाया गया। यानी उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया तो उस जब सीट खाली हुई तब उस सीट पे आके
मतलब स्थान लिए, यानी वहाँ के सदस्य बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में ऐसे देता है बम्बई का ऑप्शन देता है तो आप इसी को सही करिएगा, क्योंकि वहीं के सदस्य थे। लेकिन निर्वाचित कहाँ से हुए थे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ये पश्चिम बंगाल सुरकुलना नामक स्थान से हुए थे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।